हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर अपन ने कल स्टार्ट किया था उसका सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ पहले वाले लेक्चर की जो कि आपको पसंद आया होगा। उसके अंदर अपन ने क्या क्या कवर किया था। तो उसके अंदर अपन ने कवर किया था स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन अपन ने कवर कर ली थी, और आवेश के बारे में भी अपन ने कवर कर लिया था। आवेश क्या होता है, कैसे आवेशन का कारण क्या है, वो भी अपन ने देखा था। उसके बाद में आवेश के गुणधर्म अपन ने देखे। ठीक है, आवेश के मात्रक अपन ने देखे। ये सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली थी, और आवेश के क्वांटीकरण पर एक या दो न्यूमेरिकल अपन ने किए थे। बस इतना ही अपन ने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। और मुझे पता है कि आप लोगों ने हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे वो आप लोगों ने फेयर कॉपी में लिख लिए होंगे। वो डेली का काम डेली ही करना है, वो मैंने आप लोगों को बताया है। एक मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करने के लिए कहा था। ऐसे पता ही नहीं लग पाता कि किन किन बच्चों ने जो है वीडियो देख लिया है और किन ने नोट्स बना लिया है। तो आपके लिए एक कंपलसरी है कि आपको जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ही है। समझ में आया है तो लिखना है कि समझ में आ गया सर, अगर नहीं आया है तो लिख देना है कि नहीं आया। ठीक है, इससे आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी और आगे का प्रोसेस अपन पढ़ सकते हैं। इससे मुझे भी पता लग जाएगा कि कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हम आगे अपन क्या कर रहे हैं, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं कि आवेशन की विधियाँ, यानी कि वस्तु जो आवेशित होती है उसके आवेशित करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ जिम्मेदार हैं। ठीक है, सेकेंड अपन देखेंगे कूलॉम्स लॉ। दो चीज़ें आज अपन पढ़ने वाले हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ। विधियाँ, तो आवेशन की विधियों का मतलब क्या है कि मतलब कौन कौन से प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं किसी बॉडी को आवेशित कर सकता हूँ, यानी कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसके द्वारा मैं किसी वस्तु को आवेशित कर सकता हूँ। वापस अपने को माइंड के अंदर क्या रखना, आवेश क्या है, गुण है एक प्रकार का। यानी कि कौन कौन से ऐसी विधियाँ हैं जिनके द्वारा पदार्थ के ऊपर वो गुण आ जाता है जिससे वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने लग जाती है या फिर प्रतिकर्षित करने लग जाती है। ठीक है, तो इसके जो मेन है वो तीन विधियां हैं। एक तो है घर्षण विधि, सेकंड है अपने पास में चालन विधि, थर्ड है अपने पास में प्रेरण विधि। तीन विधियां हैं, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि, जिनके द्वारा अपन क्या करेंगे, किसी वस्तु को आवेशित करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं घर्षण विधि की। घर्षण विधि, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि अपना जो मेन काम है वो क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करना या फिर उस वस्तु पे वो गुण लेके आना, है ना। अब घर्षण विधि से क्या करते हैं, हमने देखा था थोड़ा बहुत, मैंने एग्जाम्पल के अंदर बता दिया था कि जब दो वस्तुओं को, ध्यान से समझना इन चीज़ों को, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए, तभी जाके अपने आगे के जो चीज़ें हैं वो कवर हो पाएंगी। पहली बात है कि घर्षण विधि के अंदर अपन क्या करते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षित करते हैं, दो वस्तुओं को आपस में घर्षित करते हैं, तो बाहर जो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं या फिर दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन वो पहली वस्तु में आ जाते हैं, जिसका रीज़न मैंने कल बताया था। तो उससे क्या होगा, किसी एक वस्तु पर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और किसी एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। तो ये अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की जिसके पास कमी हुई उसके ऊपर तो धनात्मक आवेश आ जाता है, तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उसके ऊपर क्या आ जाता है, अपने पास में ऋणात्मक आवेश आ जाता है। और यही विधि क्या कहलाती है, घर्षण विधि कहलाती है। अरे बात आती है ना समझ में। दो वस्तुओं को जब आपस में घर्षित किया जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप किसी एक वस्तु पर तो
किसी एक वस्तु पर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, अर्थात उसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है, तथा एक वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। और यही विधि क्या कहलाती है अपने पास में? घर्षण विधि कहलाती है। क्लियर बात? देखा होगा अपन ने कि जब अपन स्केल को घर्षित करते हैं तो उसके ऊपर कुछ आवेश आ जाता है, वो अपने को पता नहीं है धनात्मक है या ऋणात्मक, बस अपन महसूस कर सकते हैं इसको, इसके ऊपर आवेश है। तो अब ये होती है अपने पास में घर्षण विधि। क्लियर? ये बात तो चलो सभी जानते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया, एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, वही एग्जाम्पल, 10 प्रोटॉन लिए अपन ने, 10 इलेक्ट्रॉन लिए, 10 न्यूट्रॉन है इसमें, मान लिया। ऐसे ही 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन। मान लिया कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो कितने बच गए? 10 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 10 न्यूट्रॉन। जबकि यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 20 प्रोटॉन, कितने हो जाएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन। तो अब इसके अंदर अपन ने देखा, अब ये अगर ऐसा हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अपन ने चार्ज कंजर्वेशन देख लिया था। अब क्या हो रहा है कि अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तो क्या इसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है? क्या बोल रहे हैं कि अगर अपन ने घिस दिया, यानी कि मैं क्या बोलूँ कि अगर मैंने दोनों हाथों को घिसा, मान लिया एक हाथ से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो ये 2 किलो का और ये 2.5 किलो का हो जाएगा क्या? मतलब आवेश जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित होगा क्या? अगर मैं बोलूँ, अगर देखा जाए तो अपना आंसर क्या होगा, अपन सोच पा रहे हैं कि आंसर क्या होगा? न के बराबर, यानी कि अपना क्या होगा? चलो इसके थ्रू अपन बताते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो होता है एक, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का मास ज़्यादा आ जाता है, यानी कि जिस पे धनात्मक आवेश आता है उसके ऊपर तो द्रव्यमान की भी कमी हो जाती है, तथा जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है वहाँ पर क्या हो जाती है? द्रव्यमान की वृद्धि हो जाती है। परंतु ये जो द्रव्यमान है बहुत कम होता है। खुद ही सोचो, 9.1 × 10⁻31 अपॉन में कर देता हूँ तो 0.0030 बार 0, फिर बाद में 91 kg, जो कि न के बराबर है, क्योंकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट तक निकालते हैं। इसके बाद में ये चीज़ें तो लगभग नेगलेक्ट हो जाती है, यानी कि द्रव्यमान में द्रव्यमान परिवर्तन तो होता है, लेकिन बहुत न के बराबर। क्लियर बात? एक चीज़ समझ में आती है। अब मेन बात, अब अपन ने क्या देखा कि ये जो घर्षण के द्वारा कोई आवेश आता है किसी वस्तु पर, ये ज़्यादा देर टिकता नहीं है। अरे अपन क्या करें कि जैसे कि अपन यूज़ करते हैं स्केल लिए, अपन ने ऐसे अपन ने किया, ठीक है, और उसके बाद में पार्टिकल्स के पास में मैं लेके गया तो चिपक जाएंगे, उसे चिपकने लग जाते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को मैं ऐसे करूँ, अभी मैंने घिसा और 10 मिनट तक ऐसे रखा, अब वापस चिपकाता हूँ पार्टिकल्स के पास में, क्या चिपकेंगे? नहीं। देख सकते हो, तुम कर सकते हो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब बहुत डीप है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन गए, पहले तो ये चार्ज हुआ, ये भी चार्ज हो गया, कुछ देर रहने के बाद में वापस ये अनचार्ज हो गया, बिना टच किए हुए ही वापस ये क्या हो गया? अनचार्ज हो गया। यानी कि जो प्रकृति होती है सभी पदार्थों की, वो क्या रहती है? उदासीन रहती है। यानी कि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रकृति को त्याग देगा, यानी कि जो वायुमंडल में कण है उसको त्याग देगा, और ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो ये वायुमंडल से 2 कणों को ले लेगा, यानी कि वापस जैसे ये थे शुरुआत में वैसे की वैसी ही कंडीशन में आ जाता है। यानी कि आवेश ज़्यादा देर के लिए टिकेगा नहीं किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है कि नहीं? आती है बात समझ में? एक तो ये अपन ने किया, यानी घर्षण विधि से किसी वस्तु को आवेशित कर दिया, लेकिन ये जो आवेश टिकता है किसी भी चीज़ के ऊपर, ये जो गुण आता है ज़्यादा देर के लिए नहीं आता है, ठीक है। चलो, एक बात तो समझ में आती है। जो दूसरी विधि है वो क्या है? चालन विधि। चालन विधि, चालन विधि में क्या होता है कि जब हम एक वस्तु को एक
आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन या किसी अन्य आवेशित वस्तु के साथ में संपर्क में ला दें, जैसे कि मान लेता हूँ कि मैं ये ए वस्तु है, इसके ऊपर जो आवेश मान लिया Q है, ठीक है, और ये बी वस्तु है, इसके ऊपर आवेश मान लिया मैंने 0 है, न्यूट्रल है। अब इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, दोनों को टच कर दूं, दोनों को टच कर दूं, ये ए आया और ये बी आया, तो इनके ऊपर जो आवेश है वो आधा आधा रह जाएगा। ये क्या बताती है? चालन विधि। यानी कि चालन विधि क्या बोलती है कि जब दो समान प्रकृति, यानी कि दोनों जो गोले हैं वो समान प्रकृति के होने चाहिए। इसके लिए समान प्रकृति का मतलब क्या हुआ? समान प्रकृति का मतलब है अगर दोनों लोहे के बने हैं तो दोनों लोहे के ही होने चाहिए, दोनों चांदी के हैं तो दोनों चांदी के ही होने चाहिए, ठीक है, एक मटेरियल के होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? समान प्रकृति। समान प्रकृति व समान आकार, आकार भी दोनों को क्या होना चाहिए? समान, तभी ये कंडीशन लागू है। तो क्या बताया कि जब दो समान प्रकृति व समान आवेश के दो गोले जब आपस में टच करते हैं, है ना, चाहे तार से टच करें या फिर दोनों को आपस में ऐसे टच कर दें, तो आवेश का स्थानांतरण उच्च आवेश से निम्न आवेश की तरफ तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के ऊपर आवेश का मान समान नहीं हो जाए। तो इससे चीज़ याद आ रही होगी तुम लोगों को ऊष्मा के बारे में। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है इसमें भी, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि जब दो गोलों को अगर मैं टच करता हूँ, जब दो गोलों को अपने टच किया तो एक का आवेश दूसरे के अंदर स्थानांतरित होता रहेगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। और उसके लिए मैंने कंडीशन क्या बताई है अपने पास में? दोनों जो गोले हैं उनका जो आकार है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। अगर इन केस ऐसा होता कि ये बड़ा गोला है और ये छोटा गोला है, ये बड़ा गोला है और ये छोटा गोला है, तो बड़े गोले के पास जो आवेश आता वो क्या था? ज़्यादा आता है। लेकिन ये अलग चीज़ है, अपने सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है बात। या फिर अगर यहाँ पे मटेरियल अलग अलग होता, मटेरियल अलग अलग होता तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी उसके ऊपर आवेश ज़्यादा आता है। यानी कि दोनों समान आकार के हैं परंतु उनकी प्रकृति अलग अलग है, फिर भी आवेश दोनों के ऊपर क्या होता? अलग अलग होता है। ये एकदम डिफाइंड नहीं है कि जस्ट कितना होता, ठीक है बात। तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। तो ये हो गई चालन विधि। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल में लेता हूँ एक। तो अपन ने क्या किया कि एक गोला है ए, इसके ऊपर जो आवेश है वो है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक दूसरा गोला है बी, इसके ऊपर आवेश है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, समान आकार और समान प्रकृति के हैं ये। और एक तीसरा गोला है सी, ठीक है, उसके ऊपर है 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैं पहले गोले को दूसरे से टच करूं, पहले गोले को किससे टच करूं? दूसरे से गोले से टच करूं, और वापस जैसे कि क्या हुआ, ये पहला गोला उठाया और दूसरे को टच किया, और वापस टच करने के बाद में इसको तो यहीं का यहीं रहने दिया, ए को ही मैं सी से टच कर देता हूँ, यानी कि वापस मैंने सी से टच कर दिया। तो ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, ये तीसरा गोला है। तो बोल रहा है कि पहला गोला, दूसरा गोला और तीसरे गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, कितना रहेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो, तो पहले गोले को अगर मैं इससे टच करता हूँ, इससे टच किया तो टोटल आवेश तो कितना हुआ? 20। कितना हुआ? 20 और 10 30, टोटल आवेश हुआ 30। तो अब इन दोनों में आधा आधा विभाजित हो जाएगा, ये दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी कि ए पर तो कितना आ गया? 15, और बी पर भी कितना आया? 15 माइक्रोकूलम, और सी पर कितना है? 30 माइक्रोकूलम, क्योंकि इसको तो अपन ने टच किया ही नहीं है। अब इसको मैं वापस टच करता हूं, इसको मैं वापस टच करता हूं तो क्या होगा? बी पर तो 15 का 15 ही रहेगा ही, लेकिन ये कितना हुआ? 15 प्लस का 30, कितना हुआ? 45। कितना हुआ? 45। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 का आधा आधा, आधा इस पे डिवाइड हो जाएगा, आधा इस पे, यानी कि इस पे तो आएगा 22.5 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर कितना आएगा? 15 माइक्रोकूलम, और ये कितना आया? 22.5 माइक्रोकूलम। तो ये है अपने पास में चालन विधि।
जिसके द्वारा मैं किसी वस्तु को आवेशित कर सकता हूँ। उदासीन वस्तु होती तो भी मैं आवेशित कर देता, जैसे कि मान लिया ये उदासीन है, इसको अपन ने टच किया तो आधा आवेश आ गया इसके ऊपर। यानी कि क्या किया, इस विधि के दौरान अपन ने क्या किया, इस विधि से अपन किसी को आवेशित, किसी दूसरी अन्य वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो क्या करते हैं इस विधि के अंदर, जब किसी चालक को दूसरे चालक के साथ संपर्कित किया जाता है या फिर किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो आवेश का स्थानांतरण उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के ऊपर आवेश का मान समान न हो जाए। और यही विधि क्या कहलाती है अपने पास में, चालन विधि कहलाती है। क्लियर है ना बात? एक बात ये समझ में आती है। तो ये दो विधियां अपन ने पढ़ ली है आवेशन की। अब तीसरी एक विधि है जो कि है अपने पास में प्रेरण विधि। कौन सी विधि? प्रेरण विधि की अपन बात करने वाले। तो प्रेरण विधि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। ये जो विधि कमाल की है एकदम, मतलब बिना टच किए हुए ही क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा किसी दूसरी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं अपन। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है बिना टच किए हुए ही? ये तो वही बात होगी कि सर आप बिना थप्पड़ मारे ही हमें दर्द पहुंचा देते हो सकता है बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? उठक बैठक निकलवा लेंगे, है ना, पनिशमेंट तो होगी ना आपके लिए। तो ये चीज़ समझ में आती है। तो अब अपन देखते हैं प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि ये एक ऐसी विधि है किसी वस्तु को आवेशित करने की, जिससे अपन क्या कर रहे हैं कि बिना टच किए हुए ही, अपन ने टच नहीं कर रहे हैं उसको, बिना टच किए हुए ही अपन क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे? देखो ऐसे अभी कर रहे हैं अपन। तो तीसरी विधि है अपने पास में प्रेरण विधि। प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि के अंदर हम क्या करते हैं? तो प्रेरण विधि के अंदर जैसे कि मान लिया अपने पास में एक उदासीन वस्तु है ए, उसके पास में मैं क्या करता हूं, एक आवेशित वस्तु लेके आता हूं। मान लिया इस वस्तु के पास में एक रॉड है, इसके पास में क्या है, धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश होने का मतलब क्या है, प्रोटॉन ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अब ये जैसे ही मैं इसके पास लेके आता हूँ, जैसे इसके पास लेके आते हैं, तो क्या होता है कि अपन जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो किससे मिलके बना होता है, परमाणुओं से मिलके बना होता है। और परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो ये धनात्मक आवेश है, तो ये ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करता है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर आ जाते हैं, इस साइड में आ जाते हैं, एक साइड में आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक साइड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं जो आवेशों के गुणधर्म के अंदर, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका रीज़न क्या है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके थ्रू उन्होंने देखा है ना। इसको समझने के लिए अपन मैग्नेट वाला एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि अगर नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि नेगेटिव को प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव, और यहाँ पे जो नाभिक होता है, वो इस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसके कारण थोड़ा सा अपनी जगह से विक्षेपित हो जाता है, थोड़ा सा अपनी जगह से क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। यानी कि सारा आवेश यहाँ पर मान लिया जाता है, सारा आवेश कहाँ मान लिया जाता है, इस जगह पे मान लिया जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन ने क्या किया, जैसे ही मैं लेके आया यहाँ, तो ऋणात्मक इधर और धनात्मक इधर। अपन जानते हैं पहले भी इसके पास प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन थे, अब भी वही है, लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो इस साइड में आ गया और धनात्मक आवेश थोड़ा सा उधर चला गया। तो क्या ये वस्तु आवेशित हुई क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो क्या है, प्रोटॉन भी हैं। तो आवेश तो अभी भी उसका कितना है, 0 ही है। ठीक है बात। अब अपन देखते हैं, अब अपन ने इसको देखा, अब अपन क्या कर रहे हैं कि अगर मैं इसको, ये अपने पास में रॉड है, वापस इस रॉड, ये है अपने पास में रॉड। अब यहाँ पे ये जो है, ये है, इसको मैं क्या कर दूं, भू संपर्कित कर दूं। इसको क्या करूं मैं, भू संपर्कित कर दूं।
तो सारा धनात्मक आवेश कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, सारा धनात्मक आवेश नीचे चला जाता है। और यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश नीचे नहीं जा पाता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक और यहाँ पे ऋणात्मक ये आकर्षण बल लग रहा है दोनों के बीच में, तो ये जाने नहीं देता है, उसको पकड़ के रखता है, ठीक है, तो ये जाने नहीं देगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये धनात्मक आवेश नीचे क्यों चला गया, अर्थ में क्यों चला गया। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, एक बड़े चालक गोले की तरह व्यवहार करती है, बड़े चालक गोले की तरह व्यवहार करती है। इसीलिए जब अपन लाइटिंग करते हैं, जब अपन कनेक्शन करते हैं जो, तब अपन अर्थिंग का एक वायर छोड़ते हैं ताकि करंट ज़्यादा आए तो अर्थ के अंदर चला जाए, या फिर अंदर से बाहर भी आ सकता है किसी कंडीशन के अंदर। तो अब अपन देख रहे हैं कि ये धनात्मक आवेश नीचे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोटॉन अंदर चले गए, प्रोटॉन तो अपनी जगह ही है। धनात्मक आवेश अंदर चले गए, मान लिया कि यहाँ पे इस साइड में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 8 के आ गए प्रोटॉन आ गए। तो अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने अर्थ से इसको टच किया, अर्थ से इसको टच किया, तो अर्थ के अंदर जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से कितना हो गया, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो 8 इलेक्ट्रॉन आए हैं इधर, इसी को अपन ने क्या बोला कि धनात्मक आवेश नीचे चला गया। तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉनों को तो कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आवेश कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, ऋणात्मक आवेश बच गया। क्लियर बात। अब देखते हैं, अब मैं इसको अलग कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं दूर करता हूँ तो ये गोला बचेगा, और इसके ऊपर ये जो आवेश है वो कहाँ चला जाएगा, पूरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, सारी सतह पर चला जाएगा, ठीक है। पहले तो इसको बांध के रख रहा था ये इधर, लेकिन इसको जैसे ही मैंने हटा दिया तो ये आवेश कहाँ चला जाएगा, इधर चलाया जाएगा, और अर्थिंग मैंने हटा दी है। तो यही विधि क्या कहलाती है अपने पास में, प्रेरण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेरण विधि। तो देखो एक बार वापस समझते हैं इसको ढंग से, कि पहले क्या किया मैंने, एक रोड इसके पास लेके गया किसी उदासीन वस्तु के पास में। तो उदासीन वस्तु के एक साइड में यानी कि धनात्मक वाली साइड में तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ जाएंगे और आकर्षण के कारण, जबकि जो धनात्मक आवेश है वो उस साइड चला जाएगा, विपरीत दिशा में चला जाएगा। उसके बाद में विपरीत दिशा में, यानी कि जो धनात्मक आवेश है उसको मैंने क्या किया, अर्थिंग कर दी, उसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया। तो जो धनात्मक आवेश पृथ्वी में समा गया, सीधा ऐसा बोलते हैं अपन पृथ्वी में समा गया, और यहाँ पे सिर्फ ऋणात्मक आवेश बचता है। अब जैसे ही मैं इसको दूर कर लेता हूँ, तो इसको दूर कर लिया, तो ये जो आवेश है इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और यही विधि क्या कहलाती है अपने पास में, प्रेरण विधि कहलाती है। तो तुम देखो पहले इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, अब देखो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है। क्लियर बात, एक चीज़ समझ में आती है। अब यही काम अगर मैं क्या करता हूँ, धनात्मक यहाँ पे ऋणात्मक छड़ लेके करता हूँ तो भी होगा। यही काम अगर मैं करता हूँ ऋणात्मक छड़ लेके, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऋणात्मक छड़ अपन ने ली, यहाँ पे इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि है। यहाँ पे अपन ने क्या लिया, एक उदासीन वस्तु ली है। उदासीन वस्तु जैसे इसके पास रखूँगा तो जो बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो तो इसके कारण क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इस साइड में चले जाएंगे ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या जाएगा, धनात्मक आवेश, यहाँ पे क्या जाएगा, धनात्मक आवेश, और वापस अपन क्या कर देंगे, इसको भू संपर्कित कर देंगे। ये भू संपर्कित का साइन है, ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है। जैसे कि जो पुराने टाइम पर जो एंटीना हुआ करता है ना, वैसा सा इसका साइन होता है अर्थिंग का। तो यहाँ पे अपन ने किया, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि यहाँ पे वापस क्या बचा, धनात्मक आवेश बच गया। इसको दूर ले जाऊँगा तो ये धनात्मक आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, और यही विधि क्या कहलाती है, प्रेरण विधि कहलाती है। क्लियर बात, एक बात, ठीक है। तो अब दिक्कत ये आती है, चलो ये अपन ने देख लिया कि सर चलो आपने ने बताई, ये तीनों विधियां समझ में भी आ गई। अब सर ऐसी बात आती है कि चलो अपने को किसी आवेश को हम देख नहीं सकते, गुण है ये, ठीक है। तो मान लिया कि ये वस्तु आवेशित है, मान लिया कि ये वस्तु आवेशित है, तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि इसके ऊपर धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है।
बिल्कुल जायज़ बात है कि अपन देख तो पा रहे हैं, अपने को तो यही नहीं पता चलता कि आवेशित है या नहीं है। चलो अपन ने इसको ऐसे रब कर लिया, उसके बाद में इसके ऊपर आ गया कोई आवेश, तो लेकिन कैसे पता चला कि इसके ऊपर धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, ये भी अपन पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तीनों विधियां समझ में आती है। अब अपन देखते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर आवेश कौन सा है, वो अपन पता करने वाले हैं। देखिए, अब देखते हैं प्रेरण विधि से ही अपन कुछ कोशिश करेंगे, कुछ अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं अपन कि एक वस्तु है ना, एक वस्तु है, इसके ऊपर कोई भी आवेश मान लेते हैं। अगर ये उदासीन है, मान लिया उदासीन मान लेता हूँ मैं, ये क्या है, उदासीन, ये उदासीन है, दिखाई दे रहा है ना, ये है उदासीन। अब इसके पास में अगर मैं धनात्मक छड़ लेके आता हूँ, वापस कर रहे हैं, धनात्मक छड़ लेके आ रहे हैं, तो अपन ने देखा यहाँ पे तो ऋणात्मक आता है, यहाँ पे क्या आता है, धनात्मक, यहाँ पे क्या आता है, धनात्मक। अब क्या होगा कि ये जो ऋणात्मक है ये तो इसके पास में है, ये इतनी दूरी पर है, जबकि धनात्मक क्या है, थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है। तो ये तो धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में तो क्या होगा, आकर्षण लगेगा। ये तो क्या लगेगा यहाँ पर, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को क्या आकर्षित करेंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। क्योंकि ये यहाँ पे धनात्मक और ये यहाँ पे धनात्मक, तो ये यहाँ पे लगेगा प्रतिकर्षण बल। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे आकर्षण बल लगा, यहाँ पे क्या लगा, प्रतिकर्षण बल। तो अपन ने देखा कि जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा है, क्योंकि पास पास में है, दो चीज़ें अगर पास पास में है तो आकर्षण बल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जबकि ये दोनों दूर दूर हैं, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जो कि कम लग रहा है। यानी कि अगर एक वस्तु, ये इधर तो लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है मान लिया 5 न्यूटन, तो वस्तु तो इधर ही आएगी ना। यानी कि क्या हुआ कि अगर इस वस्तु पर आवेश है तो ये उदासीन है, फिर भी ये इधर ही आएगी। अपन ऐसा ही तो करते हैं, जैसे कि मैंने इसको रब किया है ना, मिट्टी के पार्टिकल्स के पास में लेके चला गया मैं इसको, तो पार्टिकल इधर आने लग जाते हैं। ठीक है, आवेशित तो सिर्फ अपन ने इसको किया है, मिट्टी के पार्टिकल्स को ऐसे घिसा क्या तुम लोगों ने, तुम लोग घिस सकते हो, तुम्हारा क्या है, लेकिन ऐसा घिसते नहीं है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो गए, चिपकने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आकर्षण बल ज़्यादा लगता है प्रतिकर्षण बल से। आकर्षण बल क्या लगता है, ज़्यादा लगता है प्रतिकर्षण बल से। यानी कि ये उदासीन हुई तो भी ये इधर ही आएगी, तो भी क्या आएगी, ये इधर ही आएगी। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी, सर ये तो उदासीन है तो भी आकर्षित करेगी, और अगर ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक अपन ने छड़ ली है, ये अपन ने धनात्मक छड़ ली है, और यहाँ पे ये जो गोला है वो ऋणात्मक लिया है, मान लिया, अपने को दिखेगा तो है नहीं। अब ये आकर्षित है और ये भी आकर्षित होगी। तो अब सर हम कैसे बताएं कि ये उदासीन है या ऋणात्मक आवेश है इसके ऊपर। इसका तो चलो अपन ने दिया है इसको आवेश, लेकिन ये हम कैसे बताएं कि ये जो है इसकी ये उदासीन है या ऋणात्मक आवेश है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आकर्षित तो होगी ना, आकर्षित इस कंडीशन में भी होगी, इस कंडीशन में भी होगी। ठीक है ना बात। तो अब इसका जो आंसर है वो ये है कि इसका पता नहीं लग पाता है, इसका पता नहीं लग पाता है। जब ये इसको अगर मैं धनात्मक आवेश इसके पास लेके जा रहा हूँ तो क्या होता है, ये आकर्षित हो रही है, तब अपने को डाउट आता है कि ये तो ऋणात्मक आवेशित भी हो सकती है और ये उदासीन भी हो सकती है। परंतु अब इसकी जगह पे अगर मैं दूसरी छड़ लेके आऊँ जिसको मैंने ऋणात्मक आवेश दे रखा है, वो भी अपन दे सकते हैं, कैसे होता है उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है। तो ऋणात्मक आवेश लेके आता हूँ, तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, अब क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अगर उदासीन होगा तो ये आकर्षित करेगा, जबकि ये ऋणात्मक आवेश होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा।
यानी कि अगर कोई वस्तु है अपने पास में, इसका अपने को आवेश ज्ञात करना है, तो क्या करूँगा, दूसरी वस्तु एक तो मैं क्या लूँगा, ऋणात्मक आवेश उसके पास लेके जाऊँगा, एक बार धनात्मक आवेश उसके पास लेके जाएंगे। जब पहली बार ऋणात्मक आवेश लेके जा रहे हैं तब भी वो आकर्षित हो रही है, जब मैं उसको धनात्मक आवेश लेके जा रहा हूँ तब भी वो आकर्षित हो रही है, तब तो वो क्या है, उदासीन है। दोनों ही कंडीशन है। परंतु जब ये ऋणात्मक अगर मैं इसको लेके आ रहा हूँ और ये प्रतिकर्षित होती है प्रतिकर्षित हो रही है, दूर जा रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, ऋणात्मक आवेश है। समझ में आ रही है ना। अगर ये धनात्मक आवेश लेके आ रहा हूँ और ये अब प्रतिकर्षित हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु पर आवेशित, कोई सी वस्तु के आवेशन का जो परिमाण, जो अपने को पता लगता है, वो किसके थ्रू लगता है, प्रतिकर्षण के थ्रू लगता है। यानी कि प्रतिकर्षण ही बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, या फिर कौन सा आवेश है। क्लियर बात, ये चलो बात आती है अपने को समझ में। तो ये अपन ने पढ़ लिया, किसी वस्तु के आवेशन का प्रमाण क्या है, प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण से ही अपने को पता चलता है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। क्लियर है ना बात। चलो ये चीज़ अपन ने देख ली। अब ये देखने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कूलॉम्स लॉ। आगे अपने को कूलॉम का नियम अपने को पढ़ना है, कूलॉम का नियम अपने को पढ़ना है। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो कूलॉम का नियम अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, ये जो अपन ने आवेशन की विधियां पढ़ ली, और अपन ने एक चीज़ और ऐड की आज कि दो समान प्रकृति के आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्लियर है ना बात। तो अब क्या हुआ कि मान लिया कि दो आवेश है, Q1 है और ये Q2 है। दोनों आवेश अपने को पता नहीं है धनात्मक है ऋणात्मक है। अगर दोनों धनात्मक है तो दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो ले ली अपन ने R। क्या ले ली, R ले ली। तो अब ये बोल रहा है कि ये एक दूसरे को या तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे। अगर पास में है तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो ये पता ही नहीं लग पाता। जैसे कि अपन ने क्या किया कि एक स्केल को अपन घिसते हैं और यहीं से अपन पार्टिकल्स को चिपकाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा दूरी के लिए ये वैलिड नहीं है। तो अब जब पास पास में रहे है तो अब ये इसको आकर्षित कर रहा है या फिर प्रतिकर्षित कर रहा है, ये अपने को पता नहीं है। अगर ये दोनों धनात्मक है तो ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ये जो प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है वो कितना है, वो कूलॉम ने बताया था। वो किसने बताया था, कूलॉम ने। और कूलॉम क्या था कि थोड़ा सा इंस्पायर्ड था न्यूटन से, तो वो कोशिश कर रहा था वैसा का वैसा ही करने की। तो क्या बताया उसने कि जब दो आवेश रखे हैं अपने पास में Q1 और Q2, ये दोनों अगर कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, जो विद्युतीय बल लगेगा, उन दोनों बलों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ उसने एक्सपीरियंस की, यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताई। ठीक है, और ये जो बल की दिशा है वो क्या है, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन की दिशा के अकॉर्डिंग ही होगी, यानी कि उसी दिशा में होगी। यानी कि अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा, अगर आकर्षित कर रहे हैं तो ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा। तो ये कितना आएगा, F12, ये आया F21। ठीक है, यानी कि बल की दिशा हमेशा क्या होगी, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग ही होगी। और यही क्या है अपने पास में कूलॉम का नियम है। ठीक है, और अपन जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, Q1 और Q2 बटे R²। तो F बराबर कितना आया, यहाँ पे जब कूलॉम ये जो समानुपाती नियतांक अपन हटाते हैं तो क्या आता है कि Q1 Q2 बटे R²। तो ये आता है अपने पास में इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है उसका परिमाण का सूत्र। ठीक है, अब तुम तो बोलोगे कि सर ये तो वही है जैसे कि न्यूटन ने निकाला था, दो आवेशों के बीच में, उसने दो द्रव्यमानों के बीच में निकाला था।
क्या निकाला था, Gm1m2/r²। ठीक है, लेकिन वो निकालना थोड़ा सा आसान था क्योंकि दो पार्टिकल्स लिया, उनका द्रव्यमान तो परिवर्तित होता नहीं है। जैसे कि अपन ने लिया इन दोनों के बीच में बल निकालना है तो उनका तो आसानी से निकाल लिया, ये मान लिया कि कितने का भी है, दोनों का द्रव्यमान सेम है। लेकिन जब दोनों वस्तुओं को आवेशित करता हूँ तो समय के साथ आवेशन का गुण खत्म होता है, तो ये निकालना काफ़ी मुश्किल था, है ना। तो यानी कि ये एग्जैक्ट निकलता नहीं, ये मान सकते हैं कि अब जो कूलॉम ने निकाला लेकिन फिर भी उसका आइडिया है वो सही बैठ गया न्यूटन के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यूटन के अकॉर्डिंग ही उसने करने का ट्राई किया, तो ये चीज़ सही बैठ गई। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से आया F बराबर K Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे ये जो K है ये क्या है, नियतांक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कूलॉम नियतांक। ठीक है, इसका जो मान है ये होता है अपने पास में 1/4πε0। अब बोलोगे कि सर ये क्या है, ठीक है कि नहीं, बताते हैं। K जो है ε0, यहाँ पे एक चीज़ नहीं आई है, वो क्या है, ε0। अब ε0 जो क्या है होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब क्या, निर्वात तो समझते हैं ना, जहाँ पे कोई माध्यम में उपस्थित नहीं हो। अब विद्युतशीलता का मतलब क्या है कि यानी कि किसकी, निर्वात की, यानी कि निर्वात की क्षमता, जिससे उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सके या फिर आवेशित प्रवाहित हो सके, यानी कि निर्वात की क्षमता है जिसके अंदर से जो है ये आवेश प्रवाहित होने की जो क्षमता है निर्वात में से, और वही क्या है होती है अपने पास में, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और इसका फिक्स मान है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम²/Nm²। ये इसका फिक्स मान है। ठीक है, जो कि अपने को ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ, तो ये 1 × में 4, ये कितना आएगा 3.14। ये आता है अपने पास में 8.85 × में 10⁻⁻12। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये आता है अप्रॉक्स 9 × में 10⁹ 9 × में 10⁹ Nm²/कूलॉम²। तो ये चीज़ अपने पास आ जाती है। ठीक है, नियतांक का मान, तो यानी कि K का मान अपने को क्या पुटअप करना है, ये पुटअप करना है जब निर्वात हो, जब क्या हो, निर्वात हो। निर्वात मतलब कोई माध्यम नहीं हो। अगर कोई माध्यम होगा तो ये चीज़ क्या आएगी, अलग आएगी। क्लियर बात, अलग क्या आएगी वो भी अपन देखेंगे। तो ये चीज़ अपने को क्लियर होती है कि कूलॉम का नियम क्या है। ठीक है बात, चलो एक चीज़ तो समझ में आ गई ये। अब यहाँ पे इसकी तुलना अगर हम करते हैं किससे, गुरुत्वीय बल से, तो गुरुत्वीय बल और इसके अंदर अपन ने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे 11th क्लास के अंदर, या फिर अपन ने पता है अपने को कि कुछ पॉइंट्स है, कुछ सिमिलरिटी नहीं है इनके अंदर। तो पहली चीज़ तो अपन ने बताई थी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, एक दुर्बल बल होता है, सबसे दुर्बल बल है, जबकि ये क्या होता है, एक प्रबल बल है, प्रबल बल होता है। क्लियर बात। एक बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल कभी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि ये माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा है अपने पास में ये जो है अल्पपरास का बल है, यानी कि कुछ दूरी के लिए ही लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक दूरी तक लग सकता है। ये चीज़ अपन ने बताई थी, कुछ पॉइंट्स बताए थे। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो प्रबल बल है क्यों। एग्जाम्पल तुम करके देख सकते हो इसका। एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ, एक प्रोटॉन है, ये दूसरा भी प्रोटॉन है, ठीक है, उनके मध्य लगने वाले विद्युतीय बल व गुरुत्वीय बल की गणना कीजिए। तो Fe बल लगेगा, तो Fe तो कितना आएगा, K Q1 Q2/r²। तो K Q1 Q2/r²। तो Fe बराबर 9 × 10⁻9 गुणा 1.6 × 10⁻31 गुणा 1.6 × 10⁻31 नहीं 19,
अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं क्या निकालता हूँ, ये फोर्स निकालता हूँ, गुरुत्वीय बल निकालता हूँ, तो कितना आएगा Gm1m2 बट्टे आर स्क्वायर। तो G का मान कितना होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 11 गुणा m1, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 27, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 27 बट्टे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तब उसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो देखो माइनस का कितना 38 हुआ, 38 में से भी कितने चले गए 9 चले गए, है ना, तो कितना हुआ माइनस का 29। जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है 27, 27, 54 और 11 55 यानी कि 65, यानी कि 10 टू द पावर माइनस का 65 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 10 टू द पावर माइनस का 29। तो तुम देख पा रहे हो कि माइनस का 29 ज़्यादा है मतलब इससे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युतीय बल है वो बहुत ज़्यादा होता है गुरुत्वीय बल से। क्लियर है ना बात, एक चीज़ समझ में आती है। अब माध्यम के अंदर जो इसका फॉर्मूला होता है, माध्यम के अंदर जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलो निर्वात के अंदर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। क्लियर बात। अब माध्यम के अंदर क्या होगा, माध्यम में जो होगा इसका फॉर्मूला वो कितना हो जाता है FM 93.1 वाला नहीं, FM यानी कि फोर्स इन मीडियम, है ना, ये कितना आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे क्या था एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पे क्या आया एप्सिलॉन। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये क्या है एप्सिलॉन, ऐसे लिखना, देखो ये रहा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इसको क्या बोलेंगे एप्सिलॉन, यहाँ पे लगा दिया 0 तो ये आया नॉट, लिख देता हूँ मैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है कि नहीं, ये सिर्फ एप्सिलॉन आया है। तो यहाँ पे और यहाँ पे एप्सिलॉन जो है, ये जो एप्सिलॉन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, ये क्या होता है माध्यम की विद्युतशीलता। ये तो निर्वात की थी, ये क्या आएगी माध्यम की विद्युतशीलता, जो कि अपने को दे रखी होगी या फिर अपने को निकालनी पड़ेगी, जो कि अपन आगे निकालेंगे, ठीक है। यानी कि निर्वात में फॉर्मूला कितना आया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जबकि माध्यम में कितना आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ जाता है अपने पास में माध्यम में। क्लियर बात, चलो ये बात आती है। अब कई बार दिक्कत आ जाती है कि सर ये मतलब अपन पढ़ रहे हैं, ये कहाँ काम में आता है, मतलब कहाँ आ गया ये आवेश, अपन कब काम में लेते हैं। जबकि हम देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा काम में आता है, अपने डेली लाइफ में भी बहुत काम में आता है, ठीक है। कई बार अपन सोचते हैं कि जो सभी पदार्थ है वो किससे मिलके बने हैं, सभी पदार्थ किससे मिलके बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने, जानते हैं ना अपन ये चीज़, ठीक है। परमाणु के अंदर क्या होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो उदासीन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन वो ऐसे ही चक्कर क्यों काट रहे हैं भाई, बाहर चले जाएं वो आराम से। जबकि चक्कर काटने के लिए तो मुझे क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और अभिकेंद्रीय बल कौन देता है, विद्युतीय बल ही देता है। यानी कि एक एटम को दूसरे एटम से बांधने के लिए भी क्या चाहिए, विद्युतीय बल चाहिए, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, क्योंकि नाभिक के अंदर तो क्या है धनात्मक आवेश है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है ऋणात्मक आवेश, वो उसको बांधे रखता है, वो क्या रखता है बांधे रखता है, नहीं तो परमाणु के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये विद्युतीय बल ही है जो कि उनको बांध के रख रहा है। हमारे अंदर भी क्या है विद्युतीय बल ही है जो कि अपने को बांध के रख रहा है, नहीं तो अपन ये मेरी टांग इधर चलेगी हाथ इधर चला गया, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि विद्युतीय बल के कारण ही अपन बंधे हुए हैं। क्योंकि हर पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है उदासीन है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला बल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला बल है वही बांधे रखता है सभी पार्टिकल्स को। क्लियर बात, ये चीज़ समझ में आती है। चलो ठीक है, ये अगर हो गया अपने पास में कूलॉम का नियम। अब हम देखते हैं आगे, इसके कुछ क्वेश्चंस अपने को करने हैं, जो कि अपन ने जो विद्युतीय बल के अंदर अपन ने क्वेश्चन किए थे, जो गुरुत्वीय बल के अंदर अपन ने किए थे, वैसे ही क्वेश्चन होने हैं इसमें। ठीक है, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अपन ने 12th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो वो की वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि अपन ने गुरुत्वाकर्षण के अंदर कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे कि सदिश निरूपण है,
गुरुत्वीय बल है, ऐसे ही अपन ने कूलॉम का नियम अपन ने पढ़ लिया। तो वैसे ही चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि एक पदार्थ एक है अपने पास में, एक पार्टिकल है A, उसके ऊपर 10 माइक्रो कूलॉम आवेश है। दूसरा पार्टिकल है B, इसके ऊपर 20 माइक्रो कूलॉम आवेश है और बीच की दूरी है 1 मिलीमीटर। देन फाइंड विद्युतीय बल। विद्युतीय बल का मान अपने को ज्ञात करना है। कर लोगे ना? क्या आएगा? सीधा फॉर्मूला F बराबर, सबसे पहले क्या आएगा? दिया हुआ लिखना अपने को, दिया हुआ क्या आएगा? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K का मान अपने को पता है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 10 माइक्रो कूलॉम 10 गुणा 10 की घात माइनस का 6, Q2 का मान 20 माइक्रो कूलॉम 20 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बटे 1 गुणा 10 की घात माइनस का 3 का स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही अगले क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं कि दो आवेश हैं, उनके मध्य जो लगने वाला बल 64 न्यूटन है, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना रह जाएगा, उनके बीच की दूरी डबल कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन भेज दूंगा। अगर किसी का आंसर नहीं मिले तो उसका सॉल्यूशन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और याद रखें, वापस वही बात, कमेंट करना अनिवार्य है, ठीक है ना। बताएं कि आपको समझ में आया तो लिखें समझ में आ गया सर, अगर नहीं आया तो सीधे लिखें नहीं आया सर, ये चीज़ समझ में नहीं आई। अगर मेंशन भी कर दें ये चीज़ समझ में नहीं आई तो अगले वीडियो के अंदर अपन पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू है एंड हैव ए नाइस डे।